वक्त से छीन लाएंगे हम अपने हिस्से की जीत, वो दौर ही क्या जो हमारा न हुआ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड साथियों। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या वृंद पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड की ज्योग्राफी, और उत्तराखंड की ज्योग्राफी के अंतर्गत हम देख रहे थे उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को। और कल मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को भू वैज्ञानिकों ने 8 भागों में बांटा है, और किस किस प्रकार से बांटा है ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ लिया है। यदि आप इस लेक्चर पे पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध रहेगा कि इससे पहले के रेगुलर बेसिस लेक्चर आ रहे हैं, यदि आप उन लेक्चरों को क्रमबद्ध तरीके से देखोगे तो आपको अधिक समझ में आएगा, और आपकी उत्तराखंड ज्योग्राफी पर एक अच्छी जो आपकी पकड़ बन पाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। ठीक है, क्योंकि भाई समय बहुत कीमती होता है। हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड का भौतिक विभाजन। मैंने आपसे कहा, क्या कहा था कल? उत्तराखंड के भौतिक विभाजन को भू वैज्ञानिकों ने 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा है। ठीक है, कल का रिवीजन कर लो। सबसे ऊपर मैंने क्या कहा था? ट्रांस हिमालय, ट्रांस के नीचे महान हिमालय, महान हिमालय के नीचे कौन सा? लघु हिमालय, लघु हिमालय के नीचे दक्षिण में कौन सा था? शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय के नीचे था आपका क्या? गंगा का जो क्या आपका शिवालिक के नीचे आपका भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश था आपका। ठीक है, और भाबर के जो नीचे आपका क्षेत्र आता था उसको हम क्या करते? तराई प्रदेश। ठीक है, और मैंने आपसे क्या कहा था कि लघु और शिवालिक के बीच में, ठीक है, इस लघु और शिवालिक के बीच में आपकी जो दून और द्वार क्षेत्र आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे कहां से? नीचे से। क्यों? हम अब इनको जो अब टॉपिक वाइज ट्रांस पढ़ेंगे, और महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, और आपका भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र, साथ में दून और द्वार क्षेत्र। यदि हम इसको अब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो हम इसको टॉपिक वाइज पर नीचे से शुरू कर रहे हैं। क्यों? इसका भी एक विशेष रीजन है, क्योंकि ऊपर चीजें अधिक है। ठीक है, ऊपर चीजें क्या, इनमें बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले आप जब छोटी छोटी चीजों को समझ जाओगे तो फिर आगे आपको इन बड़ी चीजों को समझने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज हेडिंग डालेंगे आप। ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे? सबसे नीचे क्या था भाई? सबसे नीचे क्या था? गंगा का मैदान या गंगा का विशाल मैदान। ठीक है, पहला हेडिंग गंगा का विशाल मैदान या गंगा का मैदान। ठीक है, गंगा का विशाल मैदान या गंगा का मैदान आप यहां पर हेडिंग डाल लोगे। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा था? गंगा भाई आपकी जो प्रथम बार उत्तराखंड में जब गंगा निकलती है ना आपकी, ठीक है, कहां से? गोमुख से। गोमुख से क्या नाम उसका? भागीरथी नाम। क्या नाम है गोमुख से? भागीरथी नाम। जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है तो उससे आगे उसका एक नया नाम पड़ जाता है। ठीक है, देवप्रयाग में, ठीक है, उत्तरकाशी के गोमुख से आ रही है आपकी ये ब्रह्मपुत्र, और सॉरी ब्रह्मपुत्र बोल मैं, भागीरथी। ठीक है, और चमोली से आ रही है आपकी क्या? अलकनंदा, अलकनंदा और भागीरथी। यह जब देवप्रयाग में मिल जाती हैं टिहरी में तो इससे आगे क्या? गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और जैसे जैसे आगे प्रवेश करती है तो कहते हैं कि सर्वप्रथम गंगा मैदानी भाग में प्रवेश कहां पर करती है? हरिद्वार में। यानी कि जो हरिद्वार का ये वाला भाग है आपका कैसा भाग है? मैदानी भाग है। मैदानी भाग किस प्रकार से? कल मैंने आपको बताया था, पहले इधर ये उबड़ खाबड़ वाला भाग था, गंगा द्वारा लाए गए अवसाद से ये उबड़ खाबड़ वाले भाग अब भर चुके हैं और एक समतल मैदान का निर्माण कर चुके हैं। तो ये वही समतल मैदान है जिसके उबड़ खाबड़ को गंगा नदी ने भर दिया है। ठीक है, ये क्या है? वही उबड़ खाबड़ है जिसके ये उबड़ खाबड़ को अब क्या कर दिया? गंगा नदी ने इसके भर दिया है। ठीक है, गंगा नदी द्वारा लाए गए अवसादों ने भर दिया है और एक विशालतम सीधे मैदान का निर्माण कर दिया गया है। ठीक है, तो आपका ठीक यहीं पर स्थित है क्या? गंगा का मैदान। ठीक है,
अगर उत्तराखंड के मैप की बात करूं तो ठीक है आपका यहाँ पर, ठीक है, इतना ऊपर नहीं, उत्तराखंड का ये दक्षिण, ये उत्तर, ये क्या बोलते हैं, हरिद्वार का, ठीक है, कौन सा जनपद है, हरिद्वार, और हरिद्वार का ये दक्षिणी भाग, हरिद्वार का जो क्या है आपका दक्षिणी भाग है, ये वाला भाग, ठीक है, जो मैं लाल पेन से बना रहा हूं। आपका क्या है, गंगा का विशाल मैदान, ठीक है, यह विशाल मैदान हरिद्वार के साथ साथ यूपी बिहार तक फैला हुआ है, इसलिए इसको गंगा का विशाल मैदान कहते हैं। यदि आप उत्तराखंड के प्रत्यक्ष में कहना चाहते हैं तो गंगा का मैदान भी कह सकते हैं, क्योंकि छोटा सा क्षेत्र इसका उत्तराखंड में पड़ता है, क्योंकि इसके अगल बगल से यूपी लग जाता है, इसके अगल बगल से यूपी लग जाता है, और बाकी गंगा के मैदान का विशालतम क्षेत्र यूपी में आता है, ठीक है। आप उत्तराखंड के मैप पर गंगा के विशाल मैदान की स्थिति को समझ चुके होंगे, आखिर गंगा का विशाल मैदान कहाँ है, ठीक है। पूरा गंगा का मैदान इधर से इधर नहीं है, ठीक है, हरिद्वार में जो प्रवेश करती है आपकी गंगा नदी, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हुए इधर से इलाहाबाद से होकर निकलती है, ठीक है। तो आपका गंगा का विशाल मैदान हरिद्वार के ठीक दक्षिणी भाग है, जो आपका यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और हरिद्वार के दक्षिणी भाग अगर आप देखोगे कि हरिद्वार का आखिर दक्षिणी भाग है, हरिद्वार का कौन सा भाग, हरिद्वार का आपका लक्सर और रुड़की वाला भाग, हरिद्वार में क्या आपका इधर लक्सर और रुड़की, हरिद्वार का लक्सर और रुड़की वाला भाग आपका क्या आता है, गंगा के विशालतम मैदान का हिस्सा हो जाता है, ठीक है, गंगा के, ठीक है। तो अब देखो भाई, ठीक है, आप इसको समझ चुके होंगे डायग्राम के माध्यम से, और अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे थ्योरेटिकल, आखिर हमें थ्योरी में क्या लिखना है। लेकिन थ्योरी लिखने से पहले आपको मानचित्र पर इसकी समझ होनी अति आवश्यक है, क्योंकि जो डायग्राम होता है आपके दिमाग में लंबे समय तक, आपको दिमाग में बिल्कुल स्थायी तौर पर रहता है, ठीक है, लंबे समय तक आप डायग्राम के माध्यम से चीजों को याद कर सकते हो, यदि आपको भी याद नहीं होता है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसी अब देखो गंगा का विशालतम मैदान, इसका विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार, ठीक है, गंगा के विशालतम मैदान का विस्तार कहाँ है, हरिद्वार जनपद में, कहाँ है, हरिद्वार, और हरिद्वार भी कौन सा, हरिद्वार का दक्षिणतम स्थान, ठीक है, या आप इसको दक्षिणी हरिद्वार, या इस टोटल को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हो, दक्षिणी हरिद्वार। और दक्षिणी हरिद्वार में कौन सा हिस्सा, दक्षिणी हरिद्वार का कौन सा हिस्सा यदि मैं बोलूं तो दक्षिणी हरिद्वार का भी कौन सा वाला हिस्सा, आपका रुड़की नंबर 1 और नंबर 2 लक्सर वाला हिस्सा, रुड़की और लक्सर वाला क्षेत्र आपका गंगा के विशालतम मैदान में आता है, ठीक है। यदि मैं बात करूं कि आखिर गंगा के विशालतम मैदान की चौड़ाई उत्तराखंड में कितनी है, तो गंगा के विशालतम मैदान की चौड़ाई उत्तराखंड में कितना है, इसकी चौड़ाई, जो आपका ये विशालतम मैदान है, यहां से यहां तक जो आपका विशालतम मैदान है, यह आपका 2 से 4 किलोमीटर की पेटी में फैला हुआ है, ठीक है, इसकी चौड़ाई क्या 2 से 4 किलोमीटर चौड़ी पेटी में, चौड़ी पेटी यानी कि ये इस चौड़ा क्षेत्र में जो हो सकता है इधर कहीं पे 2 किलोमीटर हो, कहीं पर ये 4 किलोमीटर हो, है कि नहीं, तो 2 से 4 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई है उत्तराखंड में, ठीक है। यदि मैं बात करूं कि यहां पर आखिर कृषि होती है, तो जी यहां पर बिल्कुल कृषि होती है, ठीक है, यहां पर कृषि होती है, और कृषि अगर यहां पर होती है तो कौन सी फसल की कृषि यहां पर की जाती है, तो यहां पर आपकी, अब देखो आप, जो आपका क्या है गंगा, ठीक है, ये आपका मैदानी भाग है, यानी आपका जब गंगा का जो विशालतम मैदान है मैदानी भाग है। आप सोचो, आप जब पहले ये इस प्रकार से उबड़ खुबड़ जो आपका हिस्सा था, गंगा आई अपने साथ अवसाद को लेकर आई, ठीक है, और उसने इन उबड़ खाबड़ को भरकर एक समतल मैदान का जब निर्माण कर दिया, ठीक है, यानी कि गंगा द्वारा जब यहाँ पर अवसाद लाया गया, जब चीजों को बहा के लाया गया, तो बाढ़ किसे कहते हैं, इसे ही तो बाढ़ कहते हैं, नहीं कहते बाढ़, बाढ़ किसे कहते हैं, जब गंगा अपने साथ अवसादों को लेकर फैल जाती है पूरे मैदान में, है कि नहीं। और वहां पर जो हाल ही में हमारे पंजाब स्टेट में क्या आई थी आपकी, बहुत ही भयंकर बाढ़ आई थी, पूरा तबाही, पूरे खेतों में आपके रेता ही रेता बच गया,
कहीं नीचे दिख ही नहीं रहा फसल का है, फसल पूरी रेते के नीचे दब गई। ठीक है, इसी प्रकार से जब इस उबड़ खाबड़ क्षेत्र को गंगा ने भर दिया, ठीक है, अपने द्वारा लाए गए अवसादों से, तो इसका रूप कैसे हो गया, समतल। लेकिन इस समतल में भी, ठीक है, इस समतल में भी किस प्रकार का, कुछ हिस्सा इसका उठा हुआ, कुछ सीधा और कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब आगे आप देखो इस हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट कैसे बनता है। जो आपका ये निचला हिस्सा है सीधा वाला, यहां अभी भी बाढ़ क्या होती है, बाढ़ आती है। यहां अभी भी क्या करता है, बाढ़ का पानी इस क्षेत्र में अभी भी पहुंचता है। और जब बाढ़ का पानी इस स्थानों पर पहुंचता है तो बाढ़ अपने साथ यहां पर क्या लाती है, कंकड़ पत्थर को घिसकर एक नई मृदा लाती है कि नहीं। जो आपका मैंने भाबर क्षेत्र कहा था कि पत्थर, कंकड़ पत्थर बड़े बड़े आपके वहीं रह जाते हैं, और जो महीन मृदा होती है आपकी निकलकर आगे निकल जाती है कि नहीं। तो जब कंकड़ पत्थर आपके भाबर क्षेत्र में, यानी कि गंगा के विशालतम मैदान के उत्तर में जब आपके क्या हो गया, छूट गई ये चीजें, ठीक है, और गंगा अपने साथ महीन कणों को लेकर, महीन मृदा को लेकर चलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा क्या होती है, नदियों द्वारा लाई गई मृदा को क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, यह जलोढ़ मृदा आपके दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक को बांगर कहते हैं, एक को खादर कहते हैं। बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा, और खादर यानी कि नई जलोढ़ मृदा। बांगर यानी कि बौ से बांगर, बौ से बूढ़ी भी आप जा सकते। बूढ़ी, बूढ़ा कौन होगा, जो पहले आया गया होगा, है कि नहीं। और इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। वैसे अगर ट्रिकी वे में आपको याद करना है, और अगर आप चीजों में कंफ्यूज होते, ठीक है। अब देखो ये कौन सा स्थान है जहां बाढ़ का पानी क्या आता है, बाढ़ का पानी अभी भी आता है, बाढ़ का पानी अभी भी इस स्थान पर पहुंचता है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पहले तो बाढ़ का पानी आता था। इन स्थानों में पहले तो बाढ़ का पानी आता था, लेकिन बाढ़ द्वारा लाए गए रेता या मिट्टी आपका यहाँ अपना एक टीला टाइप का बना चुके हैं, यानी कि एक टीला टाइप का बन चुका है। और ये स्थान, इस स्थान, जिस स्थान में वर्तमान में बाढ़ आती है, इस स्थान से कहीं ना कहीं ऊंचाई वाले क्षेत्र में का निर्माण यहाँ पर गंगा द्वारा लाए गए अवसादों से हो चुका है। ठीक है, ये गंगा द्वारा लाए गए अवसादों से कहीं ना कहीं यह क्षेत्र ऊंचा हो गया है। ठीक है, और यह क्षेत्र आपका ऊंचा हो गया है, यह क्षेत्र आपका ऊंचा हो गया। और अब जब गंगा निकलती है भाई, ठीक है, जब कोई नदी निकलती है तो इस प्रकार से घाटी में बहती है कि नहीं। ये नदी इस घाटी में बह रही है, और यह घाटी कौन सी आपकी, ये वाली, जहां पर वर्तमान में नदियों के बाढ़ का पानी पहुंचता है। तो जलोढ़ मृदा, जो मैं क्या कर रहा था, खादर, क्या खादर, खादर मृदा आपकी कहां पर पाई जाती है, इस क्षेत्र में, जहां अभी भी खादर को क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा, जो नई जलोढ़ मृदा होती है आपकी, उसे खादर कहते हैं। और यह मृदा किस स्थान पर पाई जाती है, यह मृदा उस स्थान पर पाई जाती है जिस स्थान में वर्तमान में बाढ़ का पानी पहुंचता है। लेकिन कभी न कभी बाढ़ का पानी आपका इन ऊंचे स्थानों तक भी पहुंचता था, और कभी न कभी जो आज बांगर बन चुके हैं, जो आज बांगर बन चुके हैं, क्या बांगर बन चुके थे, कभी न कभी यह बांगर भी क्या होगा, खादर रहा होगा। जब कभी यहाँ पर बाढ़ आई होगी तो यह भी कभी न कभी तो क्या रहेगी, नवीन जलोढ़ मृदा रही होगी, नहीं है। तो वर्तमान में यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, यह जलोढ़ मृदा तो है लेकिन पुरानी जलोढ़ मृदा है। ठीक है, वर्तमान में यहाँ पर क्या होता है, आपका बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। और जो सबसे अधिक, ठीक है, जो सबसे अधिक आपकी क्या होती है, उपजाऊ मृदा होती है, उपजाऊ मृदा, वो कौन सी होती है, आपकी जलोढ़ मृदा होती है। ठीक है, और यहाँ पर जलोढ़ मृदा होने के कारण अच्छी खासी मात्रा में कृषि हो जाती है, क्या अच्छी खासी मात्रा में कृषि हो जाती है। ठीक है, आशा करता हूं इतना चीज आप समझ गए। बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा, बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़, ठीक है, और खादर यानी कि नई जलोढ़। ठीक है, बीच वाले क्षेत्र में देखो वर्तमान में भी क्या बाढ़ का पानी आता है, और नई नई जलोढ़ मृदा यहाँ पर आती रहती है। ठीक है, तो नई जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं, खादर। ठीक है, और बांगर जहां पर आप क्या, इन ऊंचे स्थानों पर आपका बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, लेकिन यहां पर भी पहले की लाएगी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा यहाँ पे एकत्रित है, इन्हें क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा यानी बांगर। ठीक है भाई, इन बांगर की तुलना में खादर क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। क्यों,
क्योंकि ये अभी अभी यहाँ पर आई हुई, इसकी उपजाऊता अभी बनी हुई है। ठीक है, तो देखो आगे किस फर्क, ये मैंने आपको समझाया बस। ठीक है, ये मैंने बस आपको समझाया, इस डायग्राम को आप बना लोगे। ठीक है, अब देखो जो आपको थ्योरेटिकल पार्ट में लिखना है, ठीक है, थ्योरी में यहाँ पर क्या होता है, चौड़ाई इसकी 2 से 4 किलोमीटर चौड़ाई। ठीक है, जब मैं आपको कहता हूं कि यहाँ पर क्या जलोढ़ मृदा पाई जाती है, किस प्रकार की मृदा, जलोढ़ मृदा आपकी यहाँ पर पाई जाती है। कहां पर, गंगा के विशाल मैदान में। कौन कौन सी प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती है, उनका नाम क्या लिखोगे। फर्स्ट आपका बांगर, और दूसरा आपका खादर। और बांगर के पीछे क्या लिख दोगे, बांगर के पीछे पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा। ठीक है, और खादर के पीछे नई जलोढ़ मृदा, एन नई जलोढ़ मृदा। ठीक है, ये आप लिख दोगे। ठीक है, मैंने कहा जब सबसे अधिक उपजाऊ मृदा आपके कौन से, सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा आपकी होती है। तो यहाँ पर कृषि होती है, जी सर बिल्कुल होती है कृषि, लेकिन किस चीज की कृषि यहाँ पर अधिक होती है, यहाँ पर आपके नंबर 1 चावल, नंबर 2 गेहूं, और नंबर 3 गन्ना। ठीक है भाई, चावल और गन्ने को अधिक पानी से यह होता है, यह अधिक पानी उनको गंगा से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चावल, गेहूं और गन्ना मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो चावल, गेहूं और गन्ने की खेती गंगा के विशालतम मैदान यानी कि हरिद्वार वाले रीजन में की जाती है। ठीक है, इतनी सब बातें हो जाने के बाद हम बढ़ेंगे आपके अगले जो हमारा नेक्स्ट क्या टॉपिक है, इसको नोट कर दो। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लोगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, गंगा का विशाल मैदान भाई हमारा पूरा हो चुका है, इसमें बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ इसमें समझने वाली बात है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी आपको अच्छे तरीके से समझा लिया, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अभी इंडियन ज्योग्राफी क्या पता नहीं पढ़ी, बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। तो मुझे उन लोगों को लेकर चलना जिन्होंने अभी नहीं पढ़ी है और प्रथम बार वो तैयारी शुरू कर रहे हैं और उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो उनको सिर्फ इस वजह से समझ में ना आए कि उन्होंने भारत की ज्योग्राफी नहीं पढ़ रखी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पहले एक बैकग्राउंड बेस बनाया जाता है और उस हिसाब से आपको विद्यावृंद चैनल पर समझाया जाता है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, जब मैंने आपको कहा था गंगा का विशाल मैदान, तो ये नीचे, ठीक है, तो मैंने आपको क्या गंगा के विशाल मैदान के ठीक ऊपर आपके क्या है, यहाँ कौन सा चित्र आता है गंगा के विशाल मैदान के ऊपर, कल भी बताया था मैंने, कल वाला पीछे वाला पेज पलटो और देखो कौन सा चित्र आता है यहाँ पर, ये आपका तराई चित्र। कौन सा चित्र, तराई क्षेत्र, आपका तराई क्षेत्र। ठीक है, गंगा के मैदान के ठीक ऊपर आपका क्या आता है, तराई क्षेत्र। तो हेडिंग डालेंगे आप क्या, आप हेडिंग क्या डालोगे, हेडिंग डालोगे तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र। ठीक है, नंबर 2 हेडिंग तराई क्षेत्र। अब तराई क्षेत्र किसे कहते हैं, मैंने कल आपसे कहा था कि भाई जब भाबर क्षेत्र में गंगा अपने क्या करती है, या कोई भी नदी, ठीक है, कोई भी नदी क्या करती है भाबर क्षेत्र में अपने कंकड़ पत्थरों का निक्षेपण कर देती है, उनको वहीं छोड़ देती है और अपने साथ आगे बारीक महीन मृदा लेके चलती है। ठीक है, और क्या होती है आपकी नदियां विलुप्त हो जाती है। याद करो कल मैंने क्या बताया था कि नदियां आपकी विलुप्त हो जाती है। जब भाबर वाले क्षेत्र में आपकी नदियां विलुप्त हो जाती है, उन बड़े बड़े कंकर पत्थरों के नीचे से होकर वो नदी बहती है, तो वह नदी धरातल पर कहां पर दिखती है, हमें तराई क्षेत्र में दिखती है। जब बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ये है आपके, ठीक है, और यहाँ क्या आपकी नदी आ रही है आपकी, तो आपकी नदी इन कंकड़ पत्थरों के नीचे दब गई। ठीक है, आगे आ रही है, इसके जस्ट आगे आपके क्या है तराई क्षेत्र। कल मैंने क्या बताया था आपको, तराई क्षेत्र। तो इस तराई क्षेत्र में जो आपकी नदियां हैं वो आपकी सतह पर दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, इस प्रकार से आपके सतहों पर। ये आपका क्या है भाबर क्षेत्र,
भाबर, ये आपका तराई क्षेत्र। ये आपका क्या है, पानी। और किसका पानी है, नदी का पानी आपकी सतहों पर दिखाई जाती है, ठीक है, सतहों पर। और बिल्कुल क्या रहता है, दलदला क्षेत्र, दलदला मिट्टी यहाँ पे क्या दलदल दी रहती है। यदि हम जरा सी मिट्टी को उधर निकाल दे तो वहां पर क्या एक छोटे से कुआं का निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाताल तोड़ कुएं, हम उससे कहते हैं। ठीक है, आप देखते हैं आगे इसमें क्या क्या चीजें होती है आपकी, किसमें, आपके तराई क्षेत्र में। ठीक है, तराई क्षेत्र, इसको बना दो, डायग्राम बना दो भाई, इसको भी देख लो कि आपका कौन से हिस्से में आपके तराई क्षेत्र आ रहा है। ठीक है, डायग्राम बन गए हुए हैं। मैंने आपको क्या कहा, तराई क्षेत्र का उपनाम मैंने कल भी बताया था आपको। ठीक है, यहाँ पर दलदली मिट्टी रहती है, दलदली। और बिल्कुल दलदली मिट्टी में क्या होता है, जो आपका पानी होता है ऊपर ऐसा तैरता है। ठीक है, तर्री की तरह दिखता है, तर्री की तरह। ठीक है, जैसे रोपाई नहीं होती, रोपाई, रोपाई में कैसे दिखता पानी ऊपर दलदला बिल्कुल तर्री की तरह, तो उसी प्रकार का तर्री की तरह पानी यहाँ पर सतह पर दिखाई देता है, इसलिए इसका उपनाम हम क्या कहते हैं, इसको, इसका जो हम उपनाम या निकनेम इसको हम देते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम तर्री वाला क्षेत्र कहते हैं। क्या, तर्री वाला क्षेत्र, तर्री वाला क्षेत्र भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, जब यह दलदला क्षेत्र है, ठीक है, दलदला क्षेत्र यहाँ पे क्या है आपका स्थित है ये। ठीक है, यह दलदला क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, मच्छर होते हैं। क्या होते हैं, मच्छर। जहाँ दलदला चीजें जो जगह रहती है आपकी, उन जगहों में क्या होता है, मच्छर बहुत अधिक होते हैं। जब यहाँ पर मच्छर बहुत अधिक होती हैं, और इसी क्षेत्र में ये उधम सिंह नगर में आपकी उत्तराखंड की एक जनजाति निवास करती है, कौन से, थारू। और कहते हैं कि इतने सारे मच्छरों होने के बाद भी इस क्षेत्र में इन थारों को क्या होता है, मलेरिया नहीं होता है। इसीलिए थारों को हम क्या कहते हैं, मलेरिया प्रूफ मानव कहते हैं। क्या कहते हैं, मलेरिया प्रूफ मानव कहते हैं। यह चीजें चाहे तो नोट कर सकते हो, नहीं तो मैंने आपको उत्तराखंड की जनजाति, उत्तराखंड की संस्कृति वाले पार्ट में पढ़ाना ही पढ़ाना है। ठीक है, इसका उपनाम हमने क्या कहा, इसको तर्री वाला क्षेत्र हम इसको जो कह देते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, जब यहाँ पर क्या रहता है, जब आपका क्या रहता है, यहाँ पे जो तर्री वाला क्षेत्र है, बिल्कुल दलदला क्षेत्र, दलदला क्षेत्र आपका। ठीक है, दलदला क्षेत्र, जब यह दलदला क्षेत्र आपका यहाँ पे है, मैंने जरा सी मिट्टी यहाँ से उधर निकाल दी और यहाँ पर एक गड्ढा बन गया, तो इस गड्ढे में तुरंत क्या होता है, इस गड्ढे में तुरंत आपका पानी भर जाता है। क्या, पानी भर जाता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि क्या है, ये एक कुआं है। ठीक है, कैसा प्रतीत होता है, जैसे एक कुआं है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं पाताल तोड़, पाताल तोड़ कुएं, पाताल तोड़ कुएं कहते हैं ना। तो हम क्या कहते हैं, इस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, इस लिखो, इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में आपके पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। यदि मैं बात करूं आखिर की, जो इस क्षेत्र में आपका कौन कौन से एरिया आते हैं, तराई क्षेत्र में आपके कौन कौन से एरिया आते हैं। ठीक है, तराई क्षेत्र में आपके कौन कौन से एरिया आते हैं। अब देखो, जो ये हरिद्वार है, ठीक है, हरिद्वार के जो निचला हिस्सा है आपका, ये तो निचला दक्षिणी हरिद्वार, तो दक्षिणी हरिद्वार क्या है आपका, दक्षिणी हरिद्वार जो आपका है, दक्षिणी हरिद्वार क्या है, गंगा का विशाल मैदान। लेकिन उत्तरी हरिद्वार का कुछ ना कुछ हिस्सा किसमें आ रहा है आपका, उत्तरी हरिद्वार का कुछ ना कुछ हिस्सा आपका किसमें आ रहा है, तराई क्षेत्र में आ रहा है। क्या आ रहा है, तराई क्षेत्र में। हरिद्वार के ठीक बगल पे आपका यहाँ पर कौन सा जनपद है, पी फॉर पौड़ी जनपद। तो पौड़ी की भी कुछ ना कुछ सीमाएं किसमें आ रही है आपकी, तराई क्षेत्र में आ रही है। दक्षिणी जो आपका दक्षिणी पौड़ी आता है, कोटद्वार वाला हिस्सा आपका, इसमें पौड़ी के ठीक बगल में आपका क्या है, नैनीताल। तो नैनीताल का जो आपका क्या है, हल्द्वानी वाला क्षेत्र है, वो आपका क्या है, तराई क्षेत्र में आता है। ठीक है, और नीचे उधम सिंह नगर तो आपका पूरा क्या आता है, तराई क्षेत्र में। उधम सिंह नगर आपका पूरा क्या आता है, तराई क्षेत्र में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से जनपद आते हैं, इसका विस्तार। ठीक है भाई, तो तराई क्षेत्र का विस्तार है, किस किस जिलों में या किन किन जिलों में तराई क्षेत्र का क्या है आपका विस्तार है। तो हरिद्वार, हरिद्वार, लेकिन हरिद्वार कौन सा, उत्तरी हरिद्वार, ऊपरी, ऊपर वाला, सिर्फ ऊपरी। या तो ऊपरी हरिद्वार लिखो, या क्या लिखेंगे, उत्तरी हरिद्वार। उत्तरी यानी कि ऊपर की ओर, उत्तर की ओर, उत्तरी हरिद्वार, उत्तरी
हरिद्वार आपका, ठीक है। और आपका क्या आ रहा है, उत्तरी हरिद्वार हो गया। अब बगल में क्या है, दक्षिणी पौड़ी। दक्षिणी पौड़ी, देखो ना पौड़ी का, पौड़ी बहुत बड़ा है भाई पौड़ी, ठीक है। पौड़ी का सिर्फ नीचे का ये कोटद्वार वाला हिस्सा आता है आपका, ठीक है। जो आप कोटद्वार क्या है आपका हरिद्वार से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। दक्षिणी पौड़ी, ठीक है। दक्षिणी पौड़ी के बाद देखो, दक्षिणी पौड़ी के बाद आपका कौन सा है, पौड़ी के बगल में आपका कौन सा जनपद है यहाँ पे जो पौड़ी के साथ सीमा बनाता है, ये आपका नैनीताल। आपको पता है ना कि पौड़ी और नैनीताल में कार्बन नेशनल पार्क फैला हुआ है। तो क्या है, ये दोनों पड़ोसी हैं, पौड़ी का पड़ोसी नैनीताल आपका यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो आपका नैनीताल, नैनीताल कौन सा आपका, तो नैनीताल आप देखो लगभग लगभग मध्य नैनीताल। कौन, मध्य नैनीताल, ठीक है। आधा ये 20-20 तक नैनीताल पूरा इसमें आता है। कौन, मध्य नैनीताल। कौन सा, मध्य नैनीताल, या आपका दक्षिणी जो नैनीताल आपका है, ठीक है। दक्षिणी नैनीताल या मध्य आप इसको कह सकते हो नैनीताल को, ठीक है। नैनीताल, या सिर्फ आप इसका नैनीताल भी लिखोगे तो चलेगा, या मध्य नैनीताल लिखो, या दक्षिणी नैनीताल। दक्षिणी नैनीताल भी लिख सकते हैं, दक्षिणी दक्षिण की ओर नैनीताल का हिस्सा जो आपका, ठीक है। इसके बाद आपका उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर, ठीक है। तो हरिद्वार 1, पौड़ी 2, नैनीताल 3 और उधम सिंह नगर 4। देखो भाई आपका उत्तरी हरिद्वार, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था, गंगा के विशालतम मैदान में हरिद्वार का कौन सा हिस्सा आता है, लक्सर और रुड़की वाला हिस्सा आता है। लेकिन इस लक्सर और रुड़की जो आपका हिस्सा है क्या, गंगा के मैदान में आता है। मैंने कहा कि उत्तरी हरिद्वार, उत्तरी हरिद्वार यानी कि गंगा से, गंगा के मैदान के ऊपरी हिस्सा जो आपका, जो नीचे गंगा का मैदान है इसका ऊपर, इसके यानी कि इसके उत्तर में ऊपर को क्या है आपका तराई क्षेत्र है। तो आपका उत्तरी हरिद्वार इसमें आ जाता है, ठीक है। और यदि मैं दक्षिणी पौड़ी की बात करूं, पौड़ी, दक्षिणी पौड़ी में कौन सा आपका कोटद्वार, कोटद्वार वाला क्षेत्र, कौन सा, कोटद्वार वाला क्षेत्र आपका पौड़ी में। अगर मैं नैनीताल की बात कर रहा हूं तो नैनीताल में कहीं ना कहीं कौन सा, हल्द्वानी, ठीक है। इसको मदनी, इसको दक्षिणी कर दो, ठीक है। इसको दक्षिणी नैनीताल कर दो, हल्द्वानी वाला क्षेत्र। और उधम सिंह नगर लगभग लगभग पूरा ही आता है किसका, ठीक है। इसके बहुत सारे नहर है, बाजपुर हो गया, रुद्रपुर, जसपुर, ठीक है, और इत्यादि, ETC यानी कि इत्यादि, ठीक है। भाई मैंने आपको बताया इससे पहले गंगा का विशालतम मैदान जो केवल हरिद्वार में फैला हुआ है। क्यों, क्योंकि जो मैदानी भाग में गंगा प्रवेश करती है हरिद्वार से करती है, और हरिद्वार का लक्सर और रुड़की वाला क्षेत्र आपका गंगा के विशालतम मैदान में आ जाएगा। लेकिन गंगा के विशालतम मैदान के ठीक उत्तर में हरिद्वार में, उत्तरी हरिद्वार की जो सीमा आपकी आती है ऊपर वाली, वो आपके तराई क्षेत्र में आती है, ठीक है। साथ में जो पौड़ी का निचला हिस्सा है यानी कि कोटद्वार वाला हिस्सा पौड़ी का, वो आपका किस में आता है, आपका वो आपका तराई क्षेत्र में आता है, ठीक है। आगे चलकर जो नैनीताल है, नैनीताल यानी कि दक्षिणी नैनीताल, नैनीताल का जो दक्षिणतम हिस्सा आपका मैदानी वाला भाग है आपका नैनीताल का, कौन सा, हल्द्वानी, जो बड़ा बड़ा शहर आपका हल्द्वानी, ठीक है। तो यह भी आपका क्या होता है, तराई क्षेत्र में आता है। और आगे चलकर जो है आपका उधम सिंह नगर है, क्या है, उधम सिंह नगर, तो क्या है, बाजपुर, रुद्रपुर, जसपुर और बहुत, यानी कि पूरा ही क्या है आपका जो उधम सिंह नगर आपका किस में आता है, तराई क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो ये सब आप लिख दोगे क्या, ठीक है, ये सब आप लिख दोगे। अब देखो जो यहाँ की मृदा होती है, तराई क्षेत्र की जो आपकी होती है मृदा होती है, तराई क्षेत्र की जो आपकी क्या होती है, मृदा होती है। किस प्रकार की मृदा पाई जाती है यहाँ पे बिल्कुल महीन मृदा पाई जाती है। कौन सी, महीन, बिल्कुल बारीक मृदा आपकी, ठीक है। महीन मृदा, महीम प्लस, मैंने क्या कहा था, महीम तो पाई जाती है लेकिन महीम मृदा के साथ कैसी, पानी से लथपथ एकदम दलदली मृदा। कौन, महीम और दलदली मृदा। दलदली मृदा आपकी कहाँ पाई जाती है, तराई क्षेत्र में आपकी मृदा पाई जाती है, लेकिन कौन सी, महीम मृदा पाई जाती है जो बिल्कुल पानी में मिली रहती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि नदियां यहाँ पर क्या होती है, जमीन पर आती है, क्योंकि भाबर वाले क्षेत्र में नदियां नीचे नीचे बहती, क्या नीचे ही नीचे बहती है, ठीक है। तो दलदली और महीम मृदा आपकी तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी फसलें, जैसे स्पेशली किसके लिए, गन्ना और धान को, गन्ना और धान ऐसी फसल है जिसे बहुत अधिक मात्रा में क्या चाहिए होती, पानी चाहिए होता है।
तो यहाँ पर दो फसलें मैक्सिमम मात्रा में होती है। ठीक है, यहाँ पर दो फसल, कौन कौन सी फसल, यहाँ पर गन्ना प्लस धान, धान। ठीक है, गन्ना, भाई गन्ना को क्या कहते हैं गढ़वाली में, रीखू, और धान को क्या कहते हैं, साटी। ये चीजें भी क्या ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, आजकल आय का जो बदलता पैटर्न है, हिंदी में क्या पूछ रहा है वो, गढ़वाली कुमाऊनी शब्दावली पूछ रहा है। ठीक है, कभी पूछ लिया नहीं, गन्ना को गढ़वाली में क्या कहते हैं, रीखू, और धान को क्या कहते हैं, सट्टी। ठीक है, ये चीजें भी आप इसमें लिख दोगे। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि पातल तोड़ कुआं यहाँ पे आपके पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात जो मेन बात है आपकी, ठीक है, लिख दोगे इसको है, जो आपका मेन बात है, ठीक है, कि सभी धर्मों के लोग यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के इस वाले हिस्से में लगभग तराई क्षेत्र में सभी धर्मों के लोग पाए जाते हैं। यह मैं क्यों कह रहा हूं, तो आपका हल्द्वानी है, ठीक है, और आपका उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर का एक स्पेशल शहर कौन सा, रुद्रपुर। तो सर 1984 में, कब, सन 1984 में अमृतसर में जो कि आपका स्वर्ण मंदिर है उस पर एक अटैक हो चुका था। ठीक है, तो अमृतसर स्वर्ण मंदिर पर जब क्या हुआ, एक अटैक हुआ, तो सरकार ने यहाँ के लोगों को क्या किया, विस्थापित किया यहाँ से। ठीक है, इन लोगों के जो घर वर टूट गए थे इस टाइम पे इधर, तो इनको क्या किया गया, यहाँ से विस्थापित किया गया। जब इन लोगों को विस्थापित किया गया तो इन लोगों को कहा, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रुद्रपुर शहर के आसपास बसाया गया। और यह आपके एक ऑपरेशन, ठीक है, एक ऑपरेशन के द्वारा जो जिस प्रकार से केदारनाथ आपदा आई थी, तो एक ऑपरेशन चलाया उत्तराखंड सरकार ने या भारत सरकार ने, ऑपरेशन सूर्य होप, वहां पर आपदा के निस्तारण के लिए, है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार 1984 में जब अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर अटैक हुआ, तो एक ऑपरेशन चलाया गया भारत, जो आपकी केंद्र सरकार या भारतीय आर्मी द्वारा आपके एक ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन कौन सा, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, एक ऑपरेशन चलाया गया कौन सा, ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत। ठीक है, अमृतसर मंदिर पे क्या हुआ, अमृतसर मंदिर पर अटैक हुआ था, जो अमृतसर मंदिर पर जो आपका अटैक हुआ था। ठीक है, अमृतसर मंदिर में, अमृतसर में कौन सा मंदिर, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर जो आपका अटैक हुआ था। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत अमृतसर के लोगों को, मुख्यतः सिख लोगों को विस्थापित किया गया। हाँ, विस्थापित किया गया, और कहां विस्थापित किया गया, सीधे यहां से उधम सिंह नगर में। और उधम सिंह नगर में यदि शहर की बात करूं मैं, तो कौन से शहर में, रुद्रपुर शहर के आसपास। ठीक है, आपको यहाँ सिख लोगों को विस्थापित किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से लगभग लगभग इस तरह वाले क्षेत्र में सिख हो, हिंदू, मुस्लिम सभी लोग, यानी कि लगभग बंगाली लोग ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, लगभग लगभग सभी धर्मों के लोग आपके इस तरह वाले क्षेत्र में भाई पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं, जो आपका तराई वाला, जिस प्रकार से हमने देखा गंगा का मैदान है आपका 2 से 4 किलोमीटर के एरिया में आपका फैला हुआ था। ठीक है, जो आपका गंगा का विशाल मैदान, मैंने कहा ना कि 2 से 4 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है। ठीक इसी प्रकार जो आपका तराई वाला क्षेत्र है, ये 20 से 30 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है। जो आपका तराई क्षेत्र है 20 से 30 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है, कि चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है, में फैला हुआ है। ठीक है भाई, दिख रहा होगा ना, जो आपका तराई क्षेत्र है 20 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में लगभग यह क्षेत्र फैला हुआ है, जो आपका हरिद्वार से लेकर आपका और नैनीताल तक आपका ये क्षेत्र आपका फैला हुआ है, दक्षिणी। ठीक है, जो मैदानी क्षेत्र है आपका, मैदानी क्षेत्र। ठीक है, मैक्सिमम क्षेत्र आपका जो मैदानी है वही आपका तराई क्षेत्र में आता है। क्यों, नदियां देखो यार भाई, नदी जो आपकी नदियां है ना, नदियां, तो ये नदियां इस चढ़ाई पर कभी आ सकती हैं, ऐसे समतल मैदान पर नहीं आ सकती है। ऑब्वियसली सी बात है, नदियां आपकी तरह सीधे मैदानी भागों में तो आएंगे, जहां पर सीधा रहेगा उसी तो एरिया पे आपकी नदियां क्या होगी, आपकी उसी तो एरिया पर आपकी नदियां क्या होगी, सतह पर इस प्रकार से आएंगी, है कि नहीं। तो मैक्सिमम जो उत्तराखंड का मैदानी भाग है
आपका किस में आता है, तराई क्षेत्र में आता है। यदि कभी आपको क्या हो रहा, आयोग का बदल पैटर्न, ठीक है, यदि आयोग आपसे पूछ ले कभी कथन और खरण वाले, उत्तराखंड का जो अधिकतम हिस्सा, जो उत्तराखंड का अधिकतम मैदानी हिस्सा, ठीक है, उत्तराखंड का जो अधिकतम जो मैदानी हिस्सा है आपका क्या होता है, तराई क्षेत्र में आता है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है आपको कि भाई क्या हो गया, क्या पूछ लिया, बिल्कुल आता है। जो आपका मैदानी हिस्सा है, लगभग लगभग देखो, हरिद्वार है, चाहे पौड़ी का कोटद्वार है, हल्द्वानी है आपका, चाहे आपका उधम सिंह नगर के तमाम क्षेत्र है, सब क्या है, मैदानी क्षेत्र है। और जितने में मैदानी क्षेत्र है सब क्या आते हैं, पौड़ी का एकमात्र मैदानी क्षेत्र आपका कौन सा है, कोटद्वार, लेकिन वो कोटद्वार भी देखो कहाँ रहा है, तराई वाले क्षेत्र में आ रहा है, ठीक है। तो आपका तराई वाले क्षेत्र में आएगा ये, ठीक है, मैंने आपको तराई वाला क्षेत्र बता दिया है। और जो आपका मैंने जनपदों में इसका उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार, इसमें विस्तार मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ठीक है, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो इसके बाद जो मैंने आपको बताया था, सबसे नीचे गंगा का विशाल मैदान, उसके ऊपर तराई क्षेत्र, ठीक है, लेकिन तराई क्षेत्र से ऊपर, ठीक है, ऊपर क्या है आपका भाबर क्षेत्र, ये भाबर क्षेत्र जहां पर बड़े बड़े कंकर पत्थर है और नदियां विलुप्त हो जा रही है, आगे चलकर नदियां क्या रही आपके सतह पर आपकी नदियां आ रही हैं, जहां आपके पाताल तुड़कों में पाए जाते हैं, हम इसको भाबर, इसको तराई क्षेत्र, और तराई के दक्षिण में आपका क्या है, आपका नदी का गंगा का विशाल मैदान, गंगा का विशाल मैदान, ठीक है। तो अब देखो हमने गंगा का विशाल मैदान पढ़ लिया है, इसके जस्ट ऊपर तराई क्षेत्र को पढ़ लिया है, लेकिन तराई के जस्ट ऊपर कौन सा है, भाबर क्षेत्र। अब आपको समझ गए होंगे, अब हेडिंग आपको क्या डालनी है, भाबर क्षेत्र। वैसे मैंने कल अच्छे से समझाया हुआ मैप पे कि कहाँ कहाँ कौन सा क्षेत्र किसके बात है, ठीक है। तो आपको वैसे तो याद होना चाहिए कि गंगा के ऊपर तराई, तराई के ऊपर भाबर क्षेत्र, ठीक है। हेडिंग डालेंगे भाबर क्षेत्र, ठीक है भाई, हेडिंग क्या डालोगे, भाबर क्षेत्र, हेडिंग क्या डालोगे आपका, हेडिंग कौन सी की, एक दो तीन, तीसरा, जो आपका तीसरा भाग है, कौन सा, हेडिंग डालो भाबर क्षेत्र, ठीक है। हेडिंग क्या डालोगे, भाबर क्षेत्र, आपकी हेडिंग डाल दोगे, ठीक है। जो आपका भाबर क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है, जरा से मैं इसको साफ कर लूं, जो आपका भाबर क्षेत्र फैला हुआ है वह आपका कहां से कहां तक फैला हुआ है, देहरादून से, आपका देहरादून से कहां तक, चंपावत तक, देहरादून से और उधम सिंह नगर के ठीक ऊपर क्या, चंपावत, यहाँ पर आपका क्या है, चंपावत है, ये नैनीताल, इधर आपका ये अल्मोड़ा हो गया, ऊपर आपका पूरा पौड़ी आ गया, यहाँ पर आपका हरिद्वार आ गया, और ये आपका देहरादून आ गया, ठीक है। जनपद मैपिंग पहले क्यों कराई थी, इसीलिए कराई थी भाई, इतना कोई नहीं बताता इसमें घुस के कि कौन सा चीज कहाँ पे है, ठीक है। तो देखो देहरादून, ठीक है, देहरादून से लेकर कहां तक है, देहरादून से लेकर चंपावत तक, जो आपका ये वाला क्षेत्र जिसको मैं अभी क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैं अभी क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। जो बीच में मैंने मिठा दिया ये वाला कौन सा है, ये आपका टी फॉर तराई क्षेत्र है आपका, ठीक है। और ऊपर आपका क्या है, तराई के ऊपर आपका जो आपका भाबर वाला क्षेत्र है आपका, ठीक है। आपका भाबर वाला क्षेत्र आपका क्या है, देहरादून से और कहां तक, चंपावत तक आपका फैला हुआ है, ठीक है। जो इसकी चौड़ाई है, ठीक है, जो इस क्षेत्र की चौड़ाई है, किसकी, भाबर क्षेत्र की चौड़ाई, जैसे गंगा के मैदान की चौड़ाई कितनी है, 2 से 4 किलोमीटर, मैंने कहा तराई की चौड़ाई कितनी है, 20 से 30 किलोमीटर। और अगर मैं बात कर रहा हूं क्या, तराई के ठीक ऊपर आपका क्या है, ये भाबर क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र आपका ये है। तो इस भाबर क्षेत्र की लंबाई की जो आपकी चौड़ाई है, कितना चौड़ा क्षेत्र है भाबर क्षेत्र, ये आपका 10 से 12 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र आपका क्या है, 10 से। अब देखो भाई ये चीज लिखाने की जरूरत है कि जो भाबर है आपका तराई के उत्तर में है। जब आपको कल पूरी क्लास इस पे दे रखी है तो लिखाने की जरूरत है नहीं है ना, वैसे लिख दो फिर भी, अगर कोई बच्चा भूल जाता है, कंफ्यूज होता है, ठीक है, तो लिख दो भाबर क्षेत्र क्या है आपका, देखो नीचे क्या है आपका, तराई, तराई के उत्तर में है कि नहीं है,
चाहे वो तराई के ऊपर पूछे या तराई के उत्तर में बोले तो बात एक ही है ना। इसका ऊपर और उत्तर एक ही तो है। ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उत्तर कहाँ है आपका? ऊपर को। ऊपर को ही क्या बोलते हैं? उत्तर। ऊपर वाली दिशा को उत्तर बोलते हैं। ठीक है। यदि मैं बोलूं किसके, तराई के उत्तर में या तराई का ऊपरी क्षेत्र, तराई के ऊपरी क्षेत्र या तराई के उत्तर में क्या है ये स्थित है। ठीक है, स्थिति। अब देखो, यदि मैं तराई की बात करूं तो तराई क्या है? गंगा के मैदान के उत्तर में है। अब इतनी छोटी छोटी चीजें जब आपको मैप पे दिख रहे हैं तो ये चीजें आपके दिखने वाली चीजें आपकी। तराई, इसके ऊपर ये चीजें हैं, ये तो साफ साफ मैप पे दिख रहा है कि गंगा के मैदान के ऊपर आपका तराई क्षेत्र, तराई के ऊपर आपका भावर क्षेत्र है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, इसकी चौड़ाई, तो कितना चौड़ा है यह जो आपका क्षेत्र है? 10 से 12 किलोमीटर। कितना? 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में, चौड़ी पट्टी में यह क्षेत्र फैला हुआ है। चौड़ी पट्टी यानी कि एक चौड़ा बहुत बड़ा स्थान। ठीक है, 10 से 12 किलोमीटर चौड़ा आपका बहुत ही विशाल क्षेत्र। ठीक है, बस यहाँ पे छोटा दिख रहा है लेकिन ये छोटा नहीं है। ठीक है, हमें मैप पे सभी को दर्शाना है इसलिए छोटे छोटे बनाए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप जाकर देखो फिजिकली वहां पे तो आप देखोगे कि 10 से 12 किलोमीटर आप कहां से कहां निकल जाओगे, लेकिन वो क्षेत्र आपका खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका भावर क्षेत्र। अब देखो भाई, जो आपका भावर क्षेत्र है, भावर क्षेत्र में मैंने क्या कहा कि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है। तो भाई देखो, तुम्हारे खेत होंगे घर में, तो तुम्हारे खेत में भी रहते इतने बड़े बड़े कंकड़ पत्थर नहीं रहते हैं। और जिन क्षेत्र में आपके इतने बड़े बड़े कंकड़ पत्थर रहते हैं, उन क्षेत्रों में आप खेती करते हो? नहीं करते हैं खेती। तो क्या होगा, यह क्षेत्र क्या है आपका खेती के लिए या कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र नहीं है। कौन सा वाला? भावर क्षेत्र। इतने बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है, इन पे मिट्टी इसमें है ही नहीं, मिट्टी का ठहराव इन क्षेत्रों में नहीं है। मिट्टी बीचों बीच निकल देती है पत्थरों के बीचों बीच, और केवल यहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ही रह जाते हैं। ठीक है, और मिट्टी आगे चल के तराई वाले क्षेत्र में और गंगा के मैदान में बिछ जाती है और जलोढ़ मृदा, ठीक है, का निर्माण करती है। ठीक है, तो यह क्या है? कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि नहीं है, यह कृषि योग्य भूमि नहीं है। ठीक है, जब यह कृषि योग्य भूमि नहीं है तो यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम। ठीक है, इतने बड़े बड़े पत्थरों के बीच में कहाँ पेड़ उगेंगे आपके, है कि नहीं? जैसा आपका गदेरे वाला क्षेत्र होता है, गदेरा, गदेरा देखो जहाँ बीच में बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, कुछ होता वहाँ? कुछ नहीं होता वहाँ, है कि नहीं? तो कृषि योग्य भूमि आपकी नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है। ठीक है, आप ये देख लेंगे। तब यह कृषि योग्य भूमि नहीं है तो यहाँ पे कोई वनस्पति किसको बोलते हैं? पेड़ पौधों को ही तो वनस्पति बोलते हैं। जब यहाँ पे पेड़ पौधा कुछ हो ही नहीं रहा है तो वनस्पति होगी यहाँ पर? वनस्पति भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, वनस्पति भी आपकी बिल्कुल नहीं होगी। और एक बात मैंने आपको कब से कह रहा हूं मैं कि भावर क्षेत्रों में क्या जाती है? नदियां विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इसको भी लिख दो आप। ठीक है, यहाँ पर क्या बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं? क्या बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं? कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, जिस कारण यहाँ पर क्या कृषि नहीं हो पाती है। ठीक है, और इन्हीं कंकड़ पत्थरों के बीच में आपकी क्या होती है? नदियां, छोटी छोटी नदियां यहाँ पर क्या होती थी? विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पर छोटी छोटी नदियां, छोटी छोटी नदियां क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, मैंने आगे मुंह से बोला था कि तराई क्षेत्र में यह नदियां उजागर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि तराई वाला क्षेत्र है आपका, वहां पर यह नदी आपकी सतह पर आ जाएगी। यदि आपने तराई क्षेत्र में वो नोट नहीं किया तो अभी पेज पलट कर तराई वाले क्षेत्र में लिख दो कि यहाँ पर जो 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 नदियां क्या आपके भावर क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं, वह नदियां आपकी सतह पर आ जाती कहाँ? तराई क्षेत्र में। ठीक है, लिख दोगे आप वहां पे। ये हो गया आपका कृषि योग्य भूमि आपकी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और उत्तराखंड के मैंने भौतिक क्षेत्र का, भौतिक विभाजन उत्तराखंड का 8 भागों में है कि नहीं? वो उन 8 भागों में जो सबसे छोटा भाग है कौन सा है? ये भाबर है वो। कौन सा? ये भाबर है। तो उत्तराखंड का सबसे छोटा भौतिक क्षेत्र है ये, सबसे छोटा क्या है? भौतिक क्षेत्र। भाई उत्तराखंड का सबसे छोटा क्या है? भौतिक क्षेत्र। यदि पूछे आपसे क्वेश्चन कि उत्तराखंड के 8 भौतिक प्रदेशों में से
सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? आपका भाबर क्षेत्र आपका सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने ये तो कह दे कि कंकड़ पत्थर, ठीक है पत्थर, लेकिन ये कंकड़ पत्थर यहां पर कैसे आते हैं? अब देखो भाबर प्रदेश के ठीक उत्तर में ऊपर की ओर आपका कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय, जिसको हम नवीन हिमालय भी कहते हैं। नवीन क्यों कहते हैं? कि सबसे लेट में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, जब यह नवीन हिमालय है तो इस नवीन हिमालय में, यानी कि अभी 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 यह हिमालय बना है, तो क्या होगा? ये कच्चा है। ठीक है, ये टूटा फूटता रहता है। शिवालिक में हम पढ़ेंगे कि अधिकतम सबसे अधिक जो भूस्खलन आपका होता है कहां पर होता है? शिवालिक में। और साथ ही सबसे अधिक वर्षा आपकी कहां होती है? शिवालिक में। जब वहां पर वो क्षेत्र कच्चा है, शिवालिक अभी 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 वो क्षेत्र बना हुआ है आपका सबसे लास्ट में हिमालय की। यदि मैं ट्रांस, मध्य, महान और शिवालिक की बात करूं तो सबसे लेट में कौन सा बना? आपका ये शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय आपका सबसे कच्चा है। ठीक है, जब वहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है तो उस वर्षा के कारण वहां पर टूट फूट क्या होती है? अधिक होती है। तो जब टूट फूट अधिक होते हैं, वहां के कंकड़ पत्थर जो नदियां भाग के कहां जाती है? भाबर क्षेत्र में। और ये कंकड़ पत्थर ये भाबर क्षेत्र में आ जाते हैं। तो इन कंकड़ पत्थरों के एकत्र होने के कारण यहाँ पर भाबर क्षेत्र में 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टियां यहाँ पे बन जाती है। इसका कारण क्या है? शिवालिक है, क्योंकि शिवालिक बिल्कुल कच्चा है और टूटता रहता है। ठीक है, जो टूट कर नीचे गिरता है तो नदियां उसको बहा के अपने साथ ले आती हैं और 10 से 12 किलोमीटर के चौड़े क्षेत्र में उसका निक्षेपण कर देती है, यानी कि उसको बिछा देती है, जिससे यहाँ पर कृषि योग्य भूमि नहीं बची हुई है इस क्षेत्र में। ठीक है, ये आपका इतना इसमें हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यदि आपको पूछे कोई, यदि आपको कभी आयोग दे कि भाबर क्षेत्र का निर्माण शिवालिक के अवसाद या शिवालिक के टूटे अवसादों के कारण हुआ है, यानी ठीक है, भाबर क्षेत्र का निर्माण शिवालिक के टूटे अवसादों के कारण हुआ है या शिवालिक के अवसादों के कारण हुआ है, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे वहां पे? बिल्कुल सही। क्यों? जब शिवालिक टूटा तभी तो ये कंकड़ पत्थर क्या है? नीचे आई, है कि नहीं? तो ये कंकड़ पत्थर नीचे आए तब तो नदियां इनको बहा के नीचे लाई, है कि नहीं? बारिश के कारण जब टूट फूट के नीचे आए, भूस्खलन हुआ। ठीक है, जैसे आपका ये शिवालिक, ठीक है, जैसे आपका ये शिवालिक है, ये शिवालिक, तो ये टूट के नीचे गिरा यहाँ। ठीक है, तो नीचे टूट के नीचे गिरा, बहुत अधिक जब बारिश यहाँ पे हुई, पहले तो बहुत अधिक वर्षा हुई यहाँ पे, तो भूस्खलन हो गया, ये टूट के नीचे आ गए। यहीं से आपकी नदी बह रही है, नदी बह रही है। तो नदी क्या इन कंकड़ पत्थरों को अपने साथ बहा के ले गई और एक बहुत चौड़ी पट्टी में क्या कर दिया? इन कंकड़ पत्थरों का निक्षेपण कर दिया। इसी निक्षेपण वाले 10 से 12 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? भाबर क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भाबर क्षेत्र कहते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आपके भाबर क्षेत्र में केवल इतना ही है। ठीक है, नोट कर लो इसको। मैं हट जाता हूँ, नोट करो। तो आज के लिए बस आपका इतना ही, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये नोट कर दिए? नोट कर देना। ठीक है, वैसे मैंने कल का बताया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार और देख लो। ठीक है, सपोज ये उत्तराखंड है आपका, क्या है आपका? उत्तराखंड। मैंने कहा इधर से आपका एक हरिद्वार साइड है, क्या है आपका? गंगा का मैदान। क्या है? गंगा का मैदान या गंगा का विशालतम मैदान या विशाल मैदान, आप जो भी कहो इसे। ठीक है, आगे मैं क्या कहता हूँ, जो ये नीचे वाला क्षेत्र आपका, ये नीचे वाला क्षेत्र आपका, ये आपका कौन सा क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र है आपका? ये आपका तराई क्षेत्र। कौन सा? ये आपका तराई क्षेत्र है आपका। कौन सा? तराई क्षेत्र। अब देखो इन तराई क्षेत्र के ठीक ऊपर बहुत सारे कंकड़ पत्थर वाला क्या है आपका क्षेत्र? कंकड़ पत्थर है यहाँ पे बहुत सारे। ठीक है, ये कंकड़ पत्थर आपके बहुत सारे इकट्ठे हो रखे यहाँ पे 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में। ठीक है, तो इस क्षेत्र को हमने क्या कहा? भाबर क्षेत्र। क्या कहा? भाबर क्षेत्र। अब देखो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया है? हमने आज गंगा का मैदान पढ़ लिया है। इसके जस्ट ऊपर ही देखो, गंगा के मैदान के ठीक ऊपर आपका क्या है? ये वो आपका क्षेत्र इधर तक फैला हुआ है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र आपके इधर तक फैला हुआ है। तो गंगा के मैदान के ठीक ऊपर देखो क्या है आपका? तराई क्षेत्र हमने पढ़ लिया है।
तराई चित्र के ठीक ऊपर देखो भाबर चित्र हमने पढ़ लिया है। हम भाबर के ऊपर देखेंगे, हम भाबर के ऊपर जो आपका चित्र पाया जाएगा, ठीक है, भाबर के ऊपर जो आपका चित्र पाया जाएगा, ठीक है, ये कौन सा चित्र होगा आपका, ये ऐसे दर्शा देते इसको, ठीक है। जो भाबर के ऊपर आपका यह वाला चित्र होगा, ये क्रॉस वाला चित्र, कौन सा चित्र होगा आपके, ये आपका क्या होगा, शिवालिक, क्या होगा आपका, शिवालिक, कौन सा है, शिवालिक। भाई इस, अब देखो मैंने क्या कहा आपको, शिवालिक के टूटे अवसाद आपके क्या है, भाबर क्षेत्र में इकट्ठे हो जाते हैं और बड़े बड़े कंकर पत्थर आपके यहाँ पे छोड़ जाते हैं और भाबर प्रदेश का निर्माण कर देते हैं। तो आशा है इतना समझ आया होगा। शिवालिक के ठीक ऊपर आपका कौन सा है, शिवालिक के ठीक ऊपर आपका यहाँ पे लघु हिमालय, कौन सा, लघु हिमालय, लघु हिमालय के ठीक ऊपर आपका महान हिमालय और महान नंबर के ठीक ऊपर आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है। आपके ट्रांस और महान हिमालय के बीच में एक रेखा गुजरती है, एक भ्रंश गुजरता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार महान और लघु के बीच में एक भ्रंश गुजरता है, ठीक है। लघु और शिवालिक के बीच में एक भ्रंश गुजरता है और शिवालिक और इस मैदानी क्षेत्र के बीच में एक भ्रंश गुजरता है, ठीक है। तो वो भ्रंश कौन कौन से भ्रंश गुजरते हैं आपके वहां से, वो मैं आपको कल बताऊंगा एक अलग डायग्राम में। मैं नहीं चाहता कि इसके बीच में आपको समझाऊं, इसके बीच में मैं आपको उलझाऊं कि इसमें ये भ्रंश है, ये भ्रंश है। मात्र एक डायग्राम, ठीक है, मात्र एक डायग्राम। ऐसे कर आपके 4 हिमालय, ऐसे कर आपके 4 हिमालय और इसके बीच बीच से कौन कौन सी रेखा गुजरती है या कौन कौन से भ्रंश गुजरते हैं, एक डायग्राम में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो बीच में थ्योरी में उसको रटने की जरूरत नहीं है, उसको मैं आपको अलग से डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि कहीं पुराने बच्चे भी देख रहे होंगे तो पुराने बच्चे को लग रहा होगा इसने तो ये छोड़ दिया या सर ने ये छोड़ दिया। तो छोटा कुछ नहीं है आपका, चाहे आपका तराई क्षेत्र की जलवायु हो, ठीक है, जलवायु एक आपका अलग टॉपिक है, उसको अलग पढ़ाऊंगा मैं कि कहाँ की शीतोष्ण जलवायु है, कहाँ की उष्ण जलवायु है, ठीक है, वो आपको अलग पढ़ाई जाएगा। आपको सभी चीजें को घिचड़ पिचड़ यहाँ पर नहीं करना है, भले किताबों में दिया गया है, किताबों में सब चीज एक ही साथ दिया गया है कि यहाँ की जलवायु क्या है, तराई क्षेत्र की जलवायु आपकी इस प्रकार की आपके शीतोष्ण जलवायु आपकी यहाँ की है, ठीक है। तो वो आपका एक अलग टॉपिक है, उसको मैं आपको स्पेशली एक अलग टॉपिक समझाऊंगा, जिससे आप उसको लंबे टाइम तक याद रख पाओगे और आपकी समझ जलवायु पर एक बेहतर समझ होगी। थ्योरी के बीच में बस उसको अगर मैं ऐसे ही लिखा दूंगा तो मेरा मानना है कि ये आपके साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा, ठीक है। अन्याय होगा उन गरीब स्टूडेंटों के साथ जिनके लिए हमने यह प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सभी चीजें एक बाय वन विस्तार से पढ़ाई जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और चैनल को छोड़ने से पहले आप, यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो अपने सभी मित्रों, अपने भाई बहनों के साथ इस हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल विद्यावृंद को पहुंचाइए और उनसे कहिए कि भाई विद्यावृंद को जाए और उसे देखिए, कंटेंट देखिए किस प्रकार का कंटेंट वहाँ पे दिया जा रहा है। देन आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ठीक है। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, जैसे ही क्लासेस अपलोड की जाएगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।